नमस्ते। वेल्थ वायर इंडिया के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे प्रधानमंत्री मोदी की उस अभूतपूर्व अपील के व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक असर को, जिसमें उन्होंने देशवासियों से 1 साल तक फिजिकल गोल्ड यानी भौतिक सोने की खरीदारी को टालने को कहा है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम 1 साल के इस गोल्ड फ्रीज को समझेंगे, फिर तेल, सोने और रुपए के दिलचस्प कनेक्शन पर बात करेंगे। उसके बाद नजर डालेंगे आरबीआई के स्वर्ण भंडार पर, डिजिटल गोल्ड की तरफ बढ़ते रुझान पर, और आखिर में बात करेंगे कि लंबे समय में सोने के भाव कहाँ जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, 1 साल का गोल्ड फ्रीज, जिसे आर्थिक देशभक्ति का आह्वान भी कहा जा रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता देश के नागरिकों से स्वेच्छा से खरीदारी रोकने के लिए कहना वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अहम बात कही। उनका कहना था कि ये वक्त पेट्रोल, डीजल और गैस का बहुत संभल कर इस्तेमाल करने का है। विदेशी मुद्रा बचाने और वैश्विक संकट के असर को कम करने के लिए हमें खपत उतनी ही करनी चाहिए जितनी बहुत ज्यादा जरूरी हो। मतलब सोने के गहनों की खरीदारी कुछ समय के लिए टालना कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी को सुरक्षित रखने की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। एक तरफ सोने से हमारा गहरा सांस्कृतिक लगाव है, हम पीढ़ियों से इसे खरीदते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी आधुनिक मुद्रा यानी रुपए को स्थिर रखने की बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक जरूरत। इन दोनों के बीच एक सीधा सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का गणित क्या है? आइए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तेल, सोना और रुपया। देखते हैं कि आखिर इस मैक्रो इकोनॉमिक दबाव की असल वजह क्या है और ये अपील क्यों की गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो विदेशी मुद्रा भंडार पर इस वक्त भारी दबाव है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। अब पश्चिमी एशिया में जो तनाव चल रहा है ना, उसके वजह से कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ये तो हो गया बेहद जरूरी आयात। इसके लिए हमारे डॉलर तेजी से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में फिजिकल गोल्ड जैसे गैर जरूरी आयात पर भी अगर हम एक साथ विदेशी मुद्रा खर्च करते रहें तो अर्थव्यवस्था के लिए ये बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, दबाव का असली कारण एकदम साफ हो जाएगा। सिर्फ तेल और सोना मिलाकर ही $200 अरब से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार सोख लेते हैं। यही वजह है कि हाल ही में हमारा फॉरेक्स रिजर्व $728 अरब के रिकॉर्ड हाई से गिरकर $690 अरब पर आ गया है। और ये जो आंकड़ा है ना, $72 अरब, ये वाकई चौंकाने वाला है। वित्तीय वर्ष 2026 में सोने के आयात पर हमारा इतना भारी भरकम खर्च हुआ है, ये अब तक का एक रिकॉर्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर देश से बाहर भेजे हैं। होता क्या है कि ये पूरा का पूरा एक दुष्चक्र या कह लीजिए एक विशेष साइकिल बना देता है। भारी आयात के लिए हमें डॉलर खरीदने पड़ते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है तो हमारा रुपया कमजोर होता है। रुपया कमजोर होता है तो कच्चा तेल खरीदना और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। इसीलिए सोने की खरीदारी पर ये 1 साल की रोक 60 से 70 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकती है। समझ लीजिए ये हमारे ट्रेड डेफिसिट के लिए एक बहुत बड़े प्रेशर रिलीज वॉल्व का काम करेगा। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, आरबीआई का विशाल स्वर्ण भंडार और केंद्रीय बैंक की एकदम अलग रणनीति। ये जानना काफी दिलचस्प है कि आम नागरिकों और राज्य के बीच यहां कैसा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, भले ही आम लोगों से सोने की खरीदारी फिलहाल टालने को कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सोने की होल्डिंग न सिर्फ बरकरार रखी है, बल्कि इसे बढ़ाकर 880 टन कर लिया है। केंद्रीय बैंक असल में वही कर रहा है जिसे उसने नागरिकों को फिलहाल रोकने के लिए कहा है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी अब 12% से बढ़कर 17% हो गई है। ये मुख्य रूप से ग्लोबल कीमतों में आई तेजी से हुए वैल्यूएशन गेन का नतीजा है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच देश की वित्तीय प्रणाली को स्थिर रखने के लिए सोना एक मजबूत सॉवरन ईमा पॉलिसी की तरह काम करता है। तो क्या आम निवेशक सोने में निवेश करना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, डिजिटल गोल्ड एसेट्स की ओर रुख, जो कि देशभक्त निवेशकों के लिए एक शानदार रोड मैप है। फिजिकल खरीदारी रोकने का मतलब निवेश रोकना नहीं है। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और पॉलिसी फ्रेंडली विकल्प मौजूद हैं। जो लोग सोने के बढ़ते दामों का फायदा उठाना चाहते हैं, वो इन 3 डिजिटल एसेट्स गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड का रुख कर सकते हैं। इनसे आपको बाजार की कीमतों का पूरा फायदा मिलता है, और सबसे बड़ी बात,
नए फिजिकल आयात की जरूरत न होने की वजह से देश का डॉलर बाहर जाने से भी बच जाता है। इस बदलाव को आप साफ साफ देख सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ ने हाल ही में पहली बार 100 टन का जादुई आंकड़ा पार किया है। आप यकीन मानेंगे, सिर्फ एक महीने के अंदर 12 लाख नए अकाउंट्स जुड़े हैं। यह साबित करता है कि लोग कितनी तेजी से इस नए ट्रेंड को अपना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही उछाल डिजिटल गोल्ड में भी है। साल 2026 की शुरुआत में यूपीआई के जरिए डिजिटल गोल्ड की खरीदारी बढ़कर लगभग 39 अरब रुपए हो गई। महीने दर महीने के हिसाब से देखें तो ये 90% की एक जबरदस्त ग्रोथ है, जो डिजिटल विकल्पों की स्वीकार्यता को दर्शाती है। और यही वो रणनीतिक बदलाव है जिसे हम आर्थिक देशभक्ति कह रहे हैं। बाहर से फिजिकल सोना मंगाने के बजाय जब हम अपने घरेलू वित्तीय माध्यमों को चुनते हैं तो हम निवेश को राष्ट्रीय माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के साथ जोड़ रहे होते हैं। इससे फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल्स का इस्तेमाल बढ़ता है और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी भी बेहतर होती है। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की तरफ, सोने के लंबी अवधि के मूल्य लक्ष्य। अस्थिरता से परे 2026 के अंत तक इन सब का एसेट की वास्तविक कीमत पर क्या असर होने वाला है? अगर हम 2026 की बात करें तो सोने की कीमतों का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। जनवरी में इसने 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई छुआ और उसके बाद इसमें कई तेज उतार चढ़ाव आए। कभी अमेरिकी डॉलर की मजबूती तो कभी पश्चिम एशिया के झटके। इसने एक बात तो साफ कर दी है कि सोना, जिसे हम सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, उसमें भी शॉर्ट टर्म में भारी अस्थिरता आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस एक साल की अपील से घरेलू मांग भले ही कुछ समय के लिए कम हो जाए और ग्लोबल कीमतों में थोड़ी नरमी आ जाए, लेकिन 2013 के आयात प्रतिबंधों का पुराना डेटा हमें साफ बताता है कि भारत के 1.4 अरब लोगों की सोने की जो ढांचागत मांग है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस कुछ समय के लिए टल जाती है। और इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सोने को सपोर्ट करने वाले कारक अभी भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं, महंगाई से बचने के लिए लोग सोना ले रहे हैं, भू राजनीतिक टेंशन बनी हुई है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। ये सब इशारे कर रहे हैं कि लंबी अवधि में सोने की कीमतें ऊपर की दिशा में ही जानी हैं। वास्तव में गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े संस्थागत विशेषज्ञों का अनुमान सोने को लेकर बेहद पॉजिटिव है। उनका मानना है कि 2026 के अंत तक सोने की कीमतें फिर से रिकवर करेंगी और 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक का आंकड़ा छू सकती हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे डिजिटल निवेश की ओर ये बदलाव तेज हो रहा है, क्या भारत की फिजिकल सोने पर जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक निर्भरता है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी, या फिर बाजार बस इन प्रतिबंधों के हटने और खरीदारी की बाढ़ के दोबारा लौटने का इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आर्थिक रूप से जागरूक बने रहना ही एक मजबूत भविष्य की ओर सही कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।